So let's start the class. We have discussed up to the nature of teacher, nature and characteristics of teaching. We have discussed. Yes or no? हमने nature and characteristics of teaching discuss किया था. In this class will be a shorter class because I have some work. As you know, tomorrow we will send you study material. हम कल का जो स्टडी मटेरियल वो डिस्पैच कर देंगे, तो उसके रिलेटेड काम है. अभी आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ वो बनाने का थोड़ा सा काम है, ठीक है. तो थोड़ा सा क्लास हम सॉर्ट करेंगे. तो वी विल नॉट कंटिन्यू दिस टुडे, वी विल अगेन रिपीट ऑल दिस थिंग्स. ओके, हम लोग ये सब चीज़ फिर से रिपीट करेंगे जो भी है, क्योंकि सम न्यू एस्पिरेंट्स आर देयर, सो इट विल बी बेटर टू रिवाइज ऑल द थिंग्स अगेन. जितने भी चीज़ हमने पढ़ा है, ये जो भी हमने इन 3 क्लासेस, 3 क्लास में जो भी चीज़ हमने पढ़ा है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज दैट कंटेन्स ऑल द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड and all the key words of the teaching aptitude, almost all the key words you will see from the beginning of teaching aptitude. Then you will come to know what is aptitude. Okay, ये जो हमने 3 क्लास इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का किया है थ्योरी के ऊपर, एंड एक हमारा टेस्ट सीरीज के ऊपर था. तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो फर्स्ट क्लास से लेके 3rd क्लास तक हमने डिस्कस किया था कि एप्टीट्यूड क्या होता है. ठीक है, एप्टीट्यूड कीवर्ड है. इंटरेस्ट हमने डिस्कस किया था, इंटरेस्ट, हाउ इंटरेस्ट इज ए कीवर्ड. सो वी विल अगेन रिपीट ऑल दोस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास. टुडे दिस क्लास विल बी ए you can say that it is a basic class for knowing your teaching instinct और teaching aptitude. आपके अंदर teaching instinct मतलब आप टीचर की तरह कैसे सोचते हो, या फिर टीचर लाइक एप्टीट्यूड आपके अंदर है कि नहीं. That will be tested through previous year question. कुछ previous year question हम लोग लेंगे और उसके थ्रू I will test your नॉलेज और एप्टीट्यूड रिगार्डिंग टीचिंग प्रोफेशन. टीचिंग प्रोफेशन में आप कैसे सोचते हो, अभी तक आपका क्या थिंकिंग है, वो हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन करके हम लोग डिस्कस करेंगे. डिफरेंट सिचुएशंस विल बी देयर. अभी तक जो हमने डिस्कस किया, मेनी न्यू एस्पिरेंट्स आर आल्सो देयर, बट दिस विल बी अ वेरी बेसिक. अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी हम लोग कैसे आप सोचते, ठीक है, वो देखा जाएगा. उससे हमको पता चल जाएगा कि आप कैसे सोच रहे हो. आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाउ यू आर थिंकिंग एंड वेयर यू नीड टू इम्प्रूव एंड वेयर यू आर बेटर. वो हम लोग देखेंगे, ठीक है. सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पेपर, and from the first question we will discuss. Very simple questions will be there, as you know, in teaching aptitude. Very simple questions will be there, but you need to understand the questions properly. So let's start the class. This will be a very basic class to know or identify if any lacuna is there in your aptitude, and accordingly we will improve that. ठीक है, हम उसको improve करेंगे. जो भी आपको, जो भी फॉर एग्जांपल जहाँ पे जिस काम को लगेगा कि यहाँ पे आपको इस तरह का सोचना चाहिए, तो मैं आपको अभी कैसे सोचोगे वो मैं आपको बताऊंगा. हाउ टू थिंक लाइक ए टीचर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस. See, in the RIC exam, as you know, 30 questions will be there from teaching aptitude, and expected time to answer is 40 minutes. आपको teaching aptitude का question 40 minutes के अंदर करना बेहतर है. 40 minutes से ज़्यादा पहले कर सकते हो. According to me, you should complete जितना भी क्वेश्चन आपको आता है, you should complete in 30 minutes. 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लो और 10 मिनट बचा के रखो. कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको फिर से, जब सारा क्वेश्चंस करने के बाद एक बार फिर से वहाँ पे आके उन क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए. तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा. हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन रेज्ड बाय द स्टूडेंट. आंसर एक एक करके आपको करना है कि क्या आंसर होगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ the teacher is not able to answer the question raised by a student. अगर कोई जो है स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है और टीचर उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, in that situation which options should be there? आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा? C. Okay. Yes. Okay. Please type your answer also. I want to see your answer, then I will ask also. Okay. Yes, someone is saying D. Yes, many of you are saying C. Someone is saying D. Okay. C. Okay. See, first option, he should avoid responding. As a teacher, you can't do this. As a teacher, you know we are living in a
student centric education system where we promote active participation. Okay, till I answer you all are requested to answer. Okay, आप अपना जो भी आंसर है, जो भी ऑप्शन आप चूज करते हो, सब लोग आंसर करना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हो आज के क्लास में अराउंड 41 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो सब लोगों को अभी रिक्वेस्ट है कि सब लोग आंसर करोगे, ठीक है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी का अगर प्रॉब्लम है तो। क्योंकि फर्स्ट देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है यू शुड अवॉइड रेस्पॉन्डिंग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको we know that we are in a student centric education system where active participation is promoted, so हम respond ही करना avoid करेंगे, that cannot be done, okay, वो हम नहीं कर सकते। It should give an interim answer, मतलब बचने के लिए कोई वैकल्पिक अंतरिम आंसर नहीं दे सकते, बीच का कोई आंसर दे के मतलब कोई भी कभी भी गलत नहीं बोल सकते। एज ए टीचर your most important responsibility is not to guide the students in a wrong way, not to say any wrong answer or interim answer, or you can say means middle answer. For example, you don't know the exact thing you are saying, you need to tell the students the exact answer, you will try to tell, and if you are not able to tell, अगर आपको नहीं आता आंसर, एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए, ठीक है, मतलब शर्मिंदगी से बचने के लिए, you should not give any kind of answer, आप कोई भी मतलब ऐसे भी आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। आपको जो भी सही है, अगर आपको नहीं आता है, admit it in the class that he will try to find the solution and give the answer in the next class. This is the most important thing, okay, this is the most important thing you can do. But in some cases it is that the question is pose the question to the class and ask them to come prepared in the next class. देखो ये जो है, ये क्वेश्चन गलत क्यों है? Only one student answered this option, only मैं जितना आपका मैसेज देखा उसमें से एक स्टूडेंट ने डी ऑप्शन को चूज किया। देखो अगर सिर्फ यहाँ पे इतना बोला होता कि पोज द और ट्राई टू सॉल्व विद द स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ऑप्शन ही होता कि ट्राई टू सॉल्व विद द स्टूडेंट और पोज द स्टूडेंट्स एंड ट्राई एंड टेल देम टू आंसर और ट्राई टू सॉल्व विद देम, देन ये ऑप्शन में भी आपका जो है सही हो सकता था। एक मिनट नारायण, प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज। नमस्ते नारायण, नमस्ते। ओके, whenever you have any doubt, yes Narayan, whenever you have any doubt you can yes, हाँ okay, so as it is saying that ask them to come prepared in the next class, so it is your responsibility that you will come prepared in the next class and answer the students, okay, clear? That's why the answer will be C here, because it is saying this the students to prepare. आप बच्चों को नहीं बोलोगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आओ और कल बताना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको आंसर नहीं आता तो जो है आंसर करोगे, तो सी आंसर होगा, एंड सब लोगों ने आंसर सी आपको सिलेक्ट किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास ऑफ टीचिंग अपने डिस्कस किया था। तो अगर किसी को डाउट, मतलब कोई अगर न्यू एस्पिरेंट है, अगर डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर होगा तो भी, बाकी जितने भी पढ़े हैं पहले से इसका आंसर करो। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज mastery over teaching skill, mastery over the use of different techniques of teaching, mastery over appropriate use of media and technology in teaching, and all of the above. So yeah, almost every student is answering, and yes, everyone is answering. Very good everyone. Yes, तो सब लोग आंसर कर रहे हैं, फोर्थ आंसर और डी सब लोग ये कर रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि एज ए टीचर यू शुड हैव एफिशिएंसी ओवर टीचिंग स्किल, यू शुड एफिशिएंसी ओवर टीचिंग टेक्निक, यू शुड एफिशिएंसी ओवर द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। आपको जो है टीचिंग स्किल कैसे पढ़ाना है उसके ऊपर मास्टरी होना चाहिए। हर एक लेवल के बच्चों को किस तरह से पढ़ाओगे मास्टरी होना चाहिए। कोई बच्चा डिस्टर्ब करता है क्लास में, कैसे डील करना है उसके ऊपर मास्टरी होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद डिफरेंट टेक्निक्स कैसे यूज करोगे अलग अलग जगह पे, उसके ऊपर भी मास्टरी होना चाहिए। एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी मीन्स योर स्किल इज इम्पॉर्टेंट, योर नॉलेज ऑन ICT इज इम्पॉर्टेंट, योर नॉलेज ऑफ over different technique is important, and also
योर नॉलेज ओवर सब्जेक्ट कंटेंट, योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट के ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होता तो भी आपका एक ऑप्शन इसमें से होता। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड एवरीवन, एवरीवन आंसर करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस आपके टॉपिक से थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम लेवल 2। इफ यू हैव यस आंसर नारायण, यस टेल इफ यू वांट आंसर देन एंड okay, first yes, first type, you can type also। हाँ yes, okay, so yes, teachers knowledge on students need and interest। If you are understanding the need and interest of student, obviously everyone is saying the correct answer, it will be the psychology of education। Narada, please mute your mic because the sounds will be disturbing for other students। माइक को म्यूट कर दो, जब बोलना होगा तो बोलो, ठीक है। प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू म्यूट योर माइक एंड ऑल्सो नो नीड टू ऑन द वीडियो ऑल्सो नारायण, विथ ये नहीं है, ठीक है। ऑडियो वीडियो को म्यूट कर दो, बंद कर दो। व्हेन एवर रिक्वायर्ड वी विल इंटरेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू नारायण। वट एवर यू हैव डाउट और यू वांट टू आंसर, यू कैन डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन। So this answer will be psychology। If you are understanding the need of the student and interest of the students, if you are understanding the need of the students and interest of the students, then this will be what the psychology, and that's why the subject will be covered under psychology। Psychology means related to, it is related to mind, as you know, ठीक है। Psychology related to mind, that's why the answer will be here B1, and everyone correct told the correct answer, each option in the question। See, here it is saying philosophy of education means educational philosophy, how Mahatma Gandhi, what is the philosophy of Mahatma Gandhi, Vivekananda, or your different philosophers, okay, different educational philosophers, they are thinking। इसको दार्शनिक, दार्शन शास्त्र बोलते हैं, दर्शन शास्त्र या दार्शनिक बोलते हैं, फिलोसफिस्ट जो होते हैं, means they guide the people in a particular way as per their principles or ideals, ठीक है। तो वो फिलोसफी में आता है। पर्टिकुलर जो लोग डिफरेंट एजुकेशनिस्ट होते हैं या फिलोसफिस्ट होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो अपने हिसाब से दे विल गाइड यू how to learn something and how to understand the nature and or how to educate yourself in different manner, they will tell you। तो वो चीज़ बताएंगे फिलोसफी में कैसे अपने आप को एजुकेट करना है, क्या सब चीज़ जो है हमको सीखना है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू समाज शास्त्र, which is related to society, okay, societal knowledge, how society is important, socialization related things, all these things you will get in sociology। And politics in education means it will involve definitely the राजनीतिक means what, politics means your government and different things, politics में involved होता है। तो यहाँ पे it is saying about students, it is not saying about any Mahatma means any philosophist or educationist like that, that's why this option will not be there। Sociology is for the society and politics is for the government and related things। So it is simply saying about the students, and that's why psychology of education will be the correct answer, okay, their mind। If you understand their mind, then you will understand their need and interest। आप अगर उनका दिमाग में क्या चल रहा है उसको समझ जाते हो, तो उनका नीड एंड इंटरेस्ट को आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाई द ऑप्शन विल बी द सेकंड वन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ रीड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो एंड ऑप्शंस आर आल्सो विजिबल नाउ। A student in class 8 is experiencing severe episodes of depression within the past year। देखो ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेवल 2 के लिए तो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, लेवल 1 के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट डोंट वरी, वी शुड प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो। सो एज द स्टूडेंट्स अप्रोच द ट्रांजिशन इन प्यूबर्टी, इट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट टू। हमको स्कूल्स में, ठीक है, हमारे टॉपिक्स में
इसके रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं बुक में, so that we will learn something, learn to assess counseling service. Okay, yes, everyone is saying correct answer. Yeah, so if you are facing the, see, when this kind of situation happens, the puberty happens. Yes, I think screen should be visible because everyone is answering. I think if you have any problem from your side, then please refresh the class, refresh it, or close other page if you have opened. अगर कोई और पेज आपने ओपन किया, अगर एप्स आपने ओपन किया, तो सबको बंद करके सिर्फ इसी को ओपन करो. एंड ऑल्सो अब लैंडस्केप में देखो, ठीक है, लैंडस्केप में. यस, एवरीवन इज सेइंग करेक्ट आंसर. तो चेंजिंग स्कूल, इफ यस, अच्छा, इज इट ब्लर फॉर एवरीवन? Yes, sir. Now is it visible properly? I hope it is visible properly. Is it visible now? Yes or no, please? Not visible. Visible properly? I think it is visible now. Visible, sir. Okay. So if a student is facing severe episode of depression, then she should not change our school. So this is wrong answer. Okay, consider changing the school. Develop friendship with peer who have similar problem. See, अगर आप similar problem वाले बच्चों के साथ अगर डील करोगे तो कुछ हद तक आपको अच्छा फील होगा, but your problem will not be solved. So आपका problem कब solved होगा? You will learn to access counseling services as needed. आवश्यकता के अनुसार परामर्श सेवाओं के बारे में जानकारी. So whatever the counseling services will be there, that will be definitely help you. काउंसलिंग सर्विस आपको हेल्प करेगा. इसके बारे में जानोगे कैसे अपने आप को मतलब जो है इन डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को जो भी मतलब अपने पॉजिटिव्स में जाएगा उसको कैसे करोगे, उसके रिलेटेड चीज़ जो है आप काउंसलिंग सर्विस जो है जानोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू. रिलाई ऑन फैमिली मेम्बर्स फॉर द हेल्प. नॉट ऑलवेज, ये करेक्ट है, ये भी कुछ हद तक सही है, बट नॉट ऑलवेज. ओके, इन सम केसेस यू नीड टू लर्न योर सेल्फ. आपको खुद से सीखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4. अगर आपको किसी भी तरह का डिप्रेशन या फिर कोई भी रीजन की वजह से हो रहा है तो आपको उसके रिलेटेड जो भी काउंसलिंग सर्विसेज है उसके बारे में जानने का जरूरत है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा होता द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो क्या होगा इसका आंसर? Yes, everyone answer this question. Yes, the yes answer करो जो भी है आपका. Yes, very good. All of you are correct. The answer will be the second one. To improve the quality of education system. New curriculum तो हर साल बनेगा या फिर हर education policy में या हर NCEP में बनेगा. That is a different thing. But what is the purpose behind it? The purpose is not to introduce yoga. You can introduce many things in that. The purpose is not to dealing the degree with education. Not that. Prepare education, prepare a new curriculum. That will be done definitely. But what is the main purpose behind it? The purpose is to improve the quality of education system. फिलहाल जो एजुकेशन सिस्टम है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा वही काम किया जाता है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट टीचर इज वन. कौन बेस्ट टीचर है? हु इज द बेस्ट टीचर? हु इज द बेस्ट टीचर? यस, देखो हमने ये जो भी प्रीवियस क्लास किए हैं उनके लिए इजी होगा. एंड अगर नहीं भी किया तो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. एंड एवरीवन इज सेइंग करेक्ट आंसर. यस, न्यू स्टूडेंट्स आर आल्सो सेइंग करेक्ट आंसर. वेरी गुड एवरीवन. Now, first, the best teacher is one who provides information related to the subject. ये तो आपका काम है. But friendly रहना ये भी आपका काम है. Inspire the students to explore their unique potential and is very strict. Stick to the rules तो आप रहोगे. That is not a different thing. आपको information बच्चों को दोगे, friendly रहोगे, ये सबका काम है. But best कब होगे आप? Best तभी होगे जब you will inspire. This is a keyword. And potentiality is also a keyword.
टू इंस्पायर द स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर यूनिक पोटेंशियल, ठीक है। और बच्चों के अंदर जो यूनिक पोटेंशियलिटी होता है, यूनिक पोटेंशियल होता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए बच्चों को इंस्पायर करना जो है, ये आपका बेस्ट टीचर का एक नेचर होता है। एंड दिस इज कीवर्ड, इंस्पायर भी कीवर्ड है, पोटेंशियल भी कीवर्ड है। अगर आपको कीवर्ड्स पता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, देन ऑल्सो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। वेरी सिंपल आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में होते हैं, a good teacher can bring positivity among students by, एक अच्छा टीचर कैसे पॉजिटिविटी ला सकता है? Yes, promoting competition between them, involving all students in class or interaction, delegating award to above average or below average। देखो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। एवरीवन इज सेइंग करेक्ट आंसर, सी और डी या फिर थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज सिंपली बायसनेस, आप बायस नहीं रह सकते, यू शुड नॉट बी बायस्ड, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो है थर्ड और फोर्थ बायसनेस बता रहा है। प्रोमोटिंग कंपटीशन ये भी नहीं करना है आपको, हमने बोला था कि ग्रुप डिस्कशन को प्रमोट करो, ग्रुप डिस्कशन करो, ठीक है। बच्चों के अंदर आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, कंपटीशन नहीं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन, जिसका सिंपल मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन और इंटरेक्शन, यही तो आपका कीवर्ड था, इंटरेक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी 2, ठीक है। वेरी सिंपल, बच्चों को क्या करना है, इंटरेक्शन कराना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कराना है, ठीक है। ताकि वो, इससे क्या होता है, पॉजिटिविटी आएगा क्लासरूम में सीखने के लिए, एक मतलब उनको ऑटोमेटिकली, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करने के लिए जो है ऑटोमेटिक, कंपटीशन को प्रमोट करने का जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सीखेंगे ये सब चीज़, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यस दिस क्वेश्चन, during lunch break while playing children enact like teachers and students, this is a form of what? Okay, everyone try to answer, जिनको नहीं पता मैं समझाऊंगा आपको, try to answer this question। first option is saying classical conditioning means, इसमें क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग मीन्स कुछ आपके सामने कुछ कंडीशंस होते हैं जिसको देख के कुछ आप जो है कुछ ना कुछ लर्न करते हो, सीखते हो उसमें। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर बहुत सारा जो है एक्टिविटीज़ वगैरह है, ठीक है, जो कि आपके मेनली ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए, मतलब 2 ईयर बीएड एंड 2 ईयर एमएड के लिए। लेकिन देखो मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आप यू विल गो बिफोर अ डॉग एंड हर रोज जब उसको बिस्किट दोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे हर रोज आप उसको बिस्किट दोगे, तो ऑटोमेटिकली जब आप खाली हाथ भी जाओगे तो आपके पास वो आएगा, ठीक है, आपके पास वो आएगा, मतलब ये होप करते कि वो आप बिस्कुट दोगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और जो सेलिब्रेट करेगा वो, ठीक है। तो ये क्या है कि उसको एक हैबिट बन जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है। सिंपली इसमें क्या होता है कि जो है एक हैबिट बन जाता है, एक कंडीशन को देखते हुए एक आपका हैबिट बन जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पे आपने कोई कंडीशनिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाइल प्लेइंग चिल्ड्रन एनेक्ट लाइक टीचर, वो टीचर की तरह एनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सीख के उनके तरह, मतलब कुछ सीख के ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स तो ये नहीं हो रहा है, कुछ सीखने के बाद ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग नहीं है। कॉग्निटिव लर्निंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है, मतलब आप जो है एक पर्टिकुलर वे में उसको समझ के सीखते हो, ठीक है, आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि क्लासरूम में। कॉग्निटिव लर्निंग का सिंपल, आप क्लासरूम में जो आपका होता है, ठीक है, क्लासरूम में जो आपका लर्निंग होता है, आप उसको कॉग्निटिव लर्निंग बोल सकते हो। वर्बल लर्निंग मतलब आपका कोई, यहाँ पे भी आपका ये इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है जो है वर्बल लर्निंग। आपको कोई कुछ बोला, टीचर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उससे सीखते हो, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, कोई कुछ आपको बोला, उसमें आपने कुछ सीखा, वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकता है। बट सोशल लर्निंग मीन्स यू आर डूइंग इन ए व्हाट, इट इज सेइंग इन लंच ब्रेक, मीन्स आप सोशली वो चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। लंच ब्रेक में आप क्या कर रहे हो, टीचर की तरह जो है आप कनेक्ट कर रहे हो, मतलब आप एक तरह से आप जो है, ये वे ऑफ सोशलाइजेशन है, या फिर एक तरह से आप जो है सोसाइटी में या फिर अपने स्कूल के सोसाइटी में फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, एनेक्ट कर रहे हो लाइक ए टीचर। तो टीचर जैसा बनने का प्रयास आप कर रहे हो, या फिर बस जस्ट फॉर योर फन यू आर डूइंग दैट। So this is one example of social learning. You are just learning
whatever happening in your surrounding, you are just learning them and enacting them. जब आप कोई चीज़ को अपने सराउंडिंग का कोई भी चीज़ को देख के क्या करते हो, आप जो है उसको मतलब एनेक्ट करते हो. यस, नॉट क्लियर. आई थिंक इट शुड बी क्लियर. जस्ट वेट अ मिनट. जस्ट वेट अ मिनट. I think now it is clear. Okay. So social learning, जब कोई simply आप कोई चीज को enact करते हो, that is social learning. Okay. I hope you understood this particular question. Now next question. Yes. कॉग्निटिव लर्निंग मतलब क्या होता है, आप कोई चीज को समझते हो, ऑन योर मेंटल लेवल यू अंडरस्टैंड समथिंग. ठीक है. इट कॉग्निटिव लर्निंग इट इन्वॉल्व्स योर माइंड. कॉग्निटिव लर्निंग में आपका माइंड इन्वॉल्व होता है. ठीक है. और उसको आप सोच समझ के उसको जो है मतलब इनकलकेट करते हो. ठीक है. यू अंडरस्टैंड द थिंग्स प्रॉपर्ली, देन यू इनकलकेट दैट थिंग. ठीक है. तो ये अप्लाई करते हो, तो वो सोच समझ के करते हो, माइंड इसमें इन्वॉल्व है. वर्बल लर्निंग does not involve always your mind always. Okay. ये इनफॉर्मल केसेस में भी हो सकता है, बस आपने कोई चीज़ सुना और बस आपके दिमाग में वो चीज़ है. ठीक है. तो that's the thing. तो in this case this is not, it is not involving your mind always. कभी कभी आप इनफॉर्मल भी चीज़ भी, मतलब जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तो ये इनफॉर्मल केसेस में आपको वर्बल लर्निंग यूज हो सकता है. तो यहाँ पे जब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एनेक्ट कर रहा है, जब भी एनेक्ट का बार आता है सोशली, या सब लोग अपने दोस्तों के सामने हम कोई चीज़ को एनेक्ट कर रहे हैं, टीचर लाइक या कोई चीज़ सीख के, बस मतलब बस हमने देखा, ये इसमें माइंड इन्वॉल्व नहीं है. माइंड इन्वॉल्व, यस, वन काइंड ऑफ मिमिक्री है, एनेक्ट आप कर रहे हो, रोल प्ले कर रहे हो. तो ऑल दोज थिंग्स आर सिंपली सोशल लर्निंग. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग. समझ में आया? यस और नो? Okay. Okay. Next question. To develop self confidence among student, teacher को क्या करना चाहिए? Teacher should do what? Very simple. Very simple. Yes. Yes. Very good. Yes. Very good. फर्स्ट ऑप्शन सही, शुड एनकरेज इंग्लिश स्पीकिंग. देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपने खुद के लैंग्वेज में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. इंग्लिश बोलने से किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. सो स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट नेसेसरीली, विल नॉट नेसेसरीली इंक्रीज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो इसको तो मतलब एक तरह से आप रिमूव कर सकते हो. पंक्चुअलिटी से भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और पर्सनालिटी, बस मतलब ड्रेस अच्छे से पहनने से भी आपका जो पर्सनालिटी नहीं होगा या सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है नहीं बढ़ेगा. You should encourage the students to explore their unique potential. जस्ट हमने देखा था पोटेंशियल एक कीवर्ड है, यूनिक पोटेंशियल तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. You should encourage the students to explore their unique potential. जब कोई बच्चा अपना खुद का पोटेंशियल जो है उसके ऊपर काम करता है, उसको एक्सप्लोर करके उसके ऊपर वो ध्यान देता है, तब वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस में फील करता है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है उस टाइम. That's the option D will be the correct one, and everybody answer correctly. Very good. Let's go to the next question. Next question. Which statement suits most for an effective teacher? Yes, yes, very good, very good. So give lots of assignment. Assignment देने से नहीं होगा. Impress the students with influent English in class. बस बहुत ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश बोलने से भी नहीं होगा. Take regular class test in the class. इस सबसे नहीं होगा. When you relate the different situation with the real life examples or situation, real life situation or example, that will be the best thing to motivate the students and
effectively, effective teaching. Okay, effective teaching and motivating, inspiring, all these things will be, all the keywords will be involved here. जब बच्चों को आप रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में बताओगे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, वट एवर, फॉर एग्जाम्पल मैं इनमें पर्सनल केस की पैसी, जब मैं बच्चों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ यूट्यूब में फॉर एग्जांपल, तो जब वो रिलेट कर पाते हैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, जस्ट मैं कोई चीज़ बता दूंगा ऐसे नॉर्मली पढ़ के, या खुद का जो सिचुएशन बताऊंगा, कौन सा बेटर होगा? ऑब्वियसली जो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है वो ज़्यादा बेटर होगा. फॉर एग्जाम्पल आप जो है इंटर्नशिप में जाते हो और टीचर बन जाते हो और जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप अपने रियल लाइफ में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके रिलेटेड कोई चीज़ को बताओगे तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, वो अपने लाइफ के साथ उसको रिलेट कर पाएंगे. ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देने से जो है क्लास ज़्यादा इफेक्टिव होता है. ठीक है, और जो कंसेप्ट है उसका भी मतलब मैक्सिमम रिटेंशन होता है, लॉन्ग टर्म रिटेंशन होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई द ऑप्शन इज वेरी सिंपल, डी ऑप्शन. नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. प्रोग्रेसिव लर्निंग इज फोकस्ड ऑन व्हाट? प्रोग्रेसिव लर्निंग किसके ऊपर फोकस्ड है? यस, वेरी सिंपल. हमने देखा था एक्टिव पार्टिसिपेशन, एपी हमने देखा था एक्टिव पार्टिसिपेशन, सो इट इज एक्टिव लर्निंग. प्रोग्रेसिव लर्निंग मींस इट इज पॉजिटिव काइंड ऑफ थिंग. प्रोग्रेस मींस इट विल बी डन थ्रू एक्टिव लर्निंग. पैसिव लर्निंग नेगेटिव कॉनोटेशन है, ट्रेडिशनल लर्निंग नेगेटिव है, स्टीरियोटाइप लर्निंग नेगेटिव है, ये तीनों नेगेटिव है. एक ही पॉजिटिव चीज है एक्टिव लर्निंग. पैसिव लर्निंग मींस your mind is not involved, students are not involved in the class, you are just saying and they are just writing or noting down or just listening but not retaining the things. Okay, so for example dictation में क्या होता है, टीचर जो बोलते हैं बच्चे उसको लिखते हैं. ब्लैक बोर्ड में आप लिख रहे हो, बच्चे उसको देख के लिख रहे हैं. they are not involving their brain, they are not actively thinking the thing, the different topics. So in this particular thing, in your passive learning, ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व और माइंड इज नॉट इन्वॉल्व. यहाँ पे माइंड इन्वॉल्व नहीं है. स्टेरियोटाइप लर्निंग मींस यहाँ पे रूढ़िवादी, फॉर एग्जांपल कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता था, ऐसा ही होगा. ठीक है, आप कोई चीज़ को बोलोगे इट विल नॉट चेंज एनी टाइम, हमेशा ऐसा ही रहना है. फॉर एग्जांपल गर्ल्स जो है ऐसा नहीं कर सकते, बॉयज ऐसा नहीं कर सकते. यस यस, वेरी गुड. सो एक तरह से ये नेगेटिव माइंडसेट होता है. यहाँ आप जो है प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. स्टेरियोटाइप का ये उल्टा एक तरह से है, ऑपोजिट थिंग है. स्टेरियोटाइप में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको बोलता है कि अरे RIC एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, एक ही सीट का बस आपको एक ही सीट मिलता है अपने स्टेट में, अपने कैटेगरी के लिए. एक सीट के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो चांस नहीं बनता है. तो एक तरह से क्या हो गया, एक मतलब आपको नेगेटिव माइंडसेट बन जाएगा, अरे इतना डिफिकल्ट एग्जाम है, हम क्यों प्रिपेयर करेंगे, तो आप नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आप सोचोगे कि एक सीट है तो क्या हो, एक ही सीट के लिए तो आप फाइट कर सकते हैं, हमको एक ही सीट चाहिए. तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट तब होगा जब जो है पॉजिटिवली सोचोगे. तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का ऐसा चीज जो कि माइंड में हम लोग बिठा लेते हैं और नेगेटिव कोई में हमको जो है वो पुश करता है, वो स्टेरियोटाइप लर्निंग होता है. ट्रेडिशनल लर्निंग से भी आप जानते हो कि ये मॉडर्न नहीं है. ठीक है, उसका उल्टा क्या है, मॉडर्न, मतलब ये पुराना है. ठीक है, तो आपको क्या मॉडर्न लर्निंग या प्रोग्रेसिव लर्निंग करना है. दैट्स व्हाई ये जो है बाकी ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, क्लियर. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है CCE का फुल फॉर्म क्या है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इस तरह से फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो क्वेश्चन में हम लोग आपको देंगे टेस्ट सीरीज में. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूअस एंड होना चाहिए. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का फुल फॉर्म है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस CCE? एनीवन कैन टेल? CCE, yes yes is very good both of you. ये एक तरह से क्या होता है कि बच्चों को बीच बीच में टेस्ट करते रहना. फॉर एग्जांपल आपका डे 1 से लेके फाइनल एग्जाम तक आपका प्रोसेस है. आप क्या बीच में क्या होता है, पीरियडिक टेस्ट 1 या फिर FA1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1, पीरियडिक टेस्ट 2 या फिर FA2, मतलब ऐसे इस तरह से आपका बीच बीच में यूनिट टेस्ट या फॉर्मेटिव असेसमेंट या पीरियडिक टेस्ट होता रहता है. बीच में एक बार हाफ ईयरली एग्जाम होगा, फिर आपका FA3 FA4 या फिर PT2 PT3 PT4, फिर उसके बाद आपका एनुअल. तो आप क्या कंटिन्यूअसली बच्चों को क्या कर रहे हो, डिफरेंट एग्जाम के थ्रू
आप जो है बच्चों को एसेस कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, और इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा बच्चों में उसका जो है आप ध्यान रख रहे हो। दिस इज ए पार्ट ऑफ सीसी। ये सीसी का मतलब होता है कि बच्चों को कॉन्टिन्यूसली एंड कॉम्प्रहेंसिव, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चों को इवैल्यूएट करना और उनका फीडबैक देकर उनको हेल्प करने का कोशिश करना है सीसी, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे हमारा वीकली टेस्ट फॉर एग्जांपल, वीकली बेसिस पे हम लोग टेस्ट करते रहेंगे, अपना इंप्रूवमेंट देखते रहेंगे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो एक हो जाएगा सीसी। ठीक है, उसके बाद इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से करना। ठीक है, आप लोग खुद से करना, क्या होगा इसका आंसर बताओ। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इस तरह से आपका और भी आता है, नवोदय विद्यालय के बारे में आएगा, केंद्रीय विद्यालय के बारे में आएगा। ठीक है, मिड डे मील स्कीम के बारे में आएगा। ठीक है, एमडीएम, मिड डे मील स्कीम, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे स्कीम के ऊपर आता है। तो इस ये सब चीज़ भी हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ये हेल्थ चेकअप के लिए होता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल एजुकेशन, ये सब हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी। लेकिन आप इसका टेस्ट एक बार चेक कर लेना। ठीक है, गूगल में चेक कर लेना क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब आप कोई टॉपिक को थोड़ा सा गूगल सर्च करते हो तो आपका क्या होता है कि उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा आपका आइडिया आ जाएगा कि वो सब क्या है, क्योंकि ये तो आपका पहले था। अभी सेम चीज़ इस तरह का और भी कोई चीज़ आ गया होगा नया जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सिमिलर चीज तो हर साल नहीं पूछेगा। सो दे विल डेफिनेटली जो जनरल अवेयरनेस ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन है उसमें कुछ करंट टॉपिक्स भी आ सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह का हम भी लिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स लेंगे जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसको देखेंगे। तो इसका आंसर आप देखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल हम लोग बोलते हैं कि टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट चाहिए, टीईटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, सिंपल है ये। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन। उसके बाद ये चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे, हमने जो जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद ही ये टॉपिक स्टार्ट होता है। पेडागोजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, जितने भी लोग बीएड करते हैं सबको पेडागोजी पढ़ना पड़ता है। पेडागोजी मतलब होता है इट इज ए मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे वही आपको बीएड में पढ़ाया जाता है कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, दैट इज कॉल्ड द पेडागोजी। मेथड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो दिस इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो जो भी है क्वेश्चन, गर्ल्स शुड बी एनकरेज टू हैव एजुकेशन। गर्ल्स को एजुकेशन के लिए एनकरेज क्यों करना चाहिए। यस, राइट आंसर। Girls are generally more intelligent than boys. Obviously, this is a wrong answer. Girls are more hardworking than boys. This is also a biased answer. Biased answer हमको नहीं देना है. Girls could be good teacher. This is also a one kind of biased answer. Boys क्यों नहीं हो सकते, या फिर boy लिखा होगा तो girls क्यों नहीं हो सकते। तो always remember you should answer unbiasedly. आप कोई भी आंसर जो अनबायस्डली देना है, बायस्ड होके नहीं देना है। ठीक है, यू शुड आंसर ऑल द थिंग रैशनली और अनबायस्डली। आपको अनबायस्ड होके आंसर देना है, किसी के प्रति बायस्ड नहीं होना है। एंड द वन ऑप्शन दैट इज सेइंग दैट इज अ अनबायस्ड आंसर, दैट इज एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ब्रिंगिंग सोशल चेंजेस। सोसाइटी में कोई चेंज चाहिए तो हम गर्ल्स को एजुकेट करेंगे, दे विल डेफिनेटली क्रिएट चेंजेस इन द सोसाइटी, इट विल डेफिनेटली क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द सोसाइटी पॉजिटिवली। ओके, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी द ऑप्शन 3। ओके, एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, इसका आंसर बताओ। इफेक्टिव टीचर क्या आंसर करेगा। यस, बायस्ड क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्या बायस्ड आपको लग रहा है। is an important method, it is not saying it is the important method, it is saying it is an important means यहाँ पे boys के लिए भी आ सकता है, यहाँ पे education for boys is also an important method of bringing social change हो सकता है। ठीक है, तो ये bias नहीं है, it is an one of the, इसका मतलब one of the important method। ठीक है, तो एक चीज़ ये है कि आप जो भी जानते हो, फॉर एग्जाम्पल इन द होल वर्ल्ड यू नो द थिंग दैट द गर्ल्स एंड द वुमेन फॉर एग्जाम्पल दे वर ऑटोमेटिकली उनको मतलब ज़्यादा सप्रेस किया जाता था पहले। तो अगर फैक्ट को देखोगे तो भी ये आंसर है, लेकिन हमको इस तरह का आंसर नहीं देना कि गर्ल्स ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, गर्ल्स ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, या गर्ल्स ही अच्छा टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स कुड बी गुड टीचर फॉर एग्जाम्पल। तो ये तीनों जो है आपका एक तरह से बायस्ड आंसर दे रहा है। ये
it is an important method बोल रहा है, it is the most important method बोलता तो that is a different thing, it is an important, मतलब एक important method है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। हो सकता है obviously बॉयज को पढ़ाना भी एक important method हो सकता है, so it is not saying particularly यही एक important method, यही important है, most important, ऐसा नहीं बोल रहा है, it is saying it is one of the important method, that's why the answer should be the 3-1, because बाकी तीनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एलिमिनेशन से ही वो एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ एक और चीज़, टीचिंग एप्टीट्यूड में एलिमिनेशन टेक्निक बहुत हेल्प करता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यही एक टेक्निक है जो आपको बेस्ट वे में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर व्हाट? यस, completion of lesson, competition among students, critical thinking in the students, control of the class. Yes, we have discussed this thing also, and आपको भी पता होगा, बहुत simple basic question है। Critical thinking, मैंने आपको बोला था critical thinking, creativity, curiosity, all these are key words, and that's why the answer will be C. Completion of lesson complete करने से नहीं होगा, या खाली बच्चों के अंदर competition बढ़ाने से नहीं होगा, या क्लास को कंट्रोल करने से नहीं होगा, बच्चों के अंदर critical thinking, creativity, curiosity बढ़ाओगे तभी बच्चे जो है डेवलप होंगे। इंडिविजुअल पोटेंशियल, यूनिक पोटेंशियल को मोटिवेट कराओगे, एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे, तो वो ज़्यादा जो है इफेक्टिवनेस होगा आपके क्लास का। दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। आई थिंक यू अंडरस्टूड द पर्टिकुलर थिंग। इस क्वेश्चन का अच्छे से समझ आपको आ रहा है? यस और नो? या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाय द, ये बहुत सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन रिसेंटली प्रीवियस ईयर में भी आया था। बताओ क्या होगा आंसर? द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाय द annual exam result or attendance of students, quality of interaction of students in the class and silence in the class. Silence से बिल्कुल भी पता नहीं चलता है हम, क्योंकि इसका उल्टा हमको करना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चे जहाँ पे अच्छे से बात कर रहे हैं टीचर के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल एग्जाम का रिजल्ट से नहीं पता चलता, अटेंडेंस से नहीं पता चलता, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन और एक्टिव पार्टिसिपेशन कितना अच्छा है वो डिटरमाइन करता है कि आप कैसे पढ़ाते हो, ठीक है। क्योंकि आप अच्छा पढ़ाओगे तो ज़्यादा बच्चे जो है क्वेश्चन आपको पूछेंगे। सो दैट्स क्योंकि एनुअल एग्जाम का रिजल्ट जो है वो हमेशा आपका क्वालिटी ऑफ टीचिंग को नहीं बता सकता, ठीक है, नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एनुअल एग्जाम का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, बट इट विल नॉट डेफिनेटली से कि आपने ही अच्छे से पढ़ाया है, ये कोई ट्यूशन से पढ़ के आया है या बच्चा, या फिर उसने खुद से पढ़ा है, या फिर उसने कैसे पढ़ा है, इसमें ये नहीं बता रहा है, ठीक है। आपका टीचिंग सिर्फ आपके क्लास बताएगा, ठीक है, आपका टीचिंग आपका क्लास के अंदर है वो बताएगा, ठीक है, क्लियर? यस। स्कूल का परफॉर्मेंस हाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक होता है अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, हाई अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो उस तरह का ऑप्शन रहता है। हाँ, लेकिन अगर इस बाकी ये सब क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन वगैरह नहीं दिया है, स्टूडेंट्स अचीवमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिया है, बस रिजल्ट और एनुअल एग्जाम दिया है, तो वो चूज कर सकते हो। तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट ऑप्शंस रहेंगे, एंड जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको ही आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। You need to choose that particular option only. Okay. Now let's move to the next question. Which of the following is the most important characteristics of open text based assessment system? ठीक है, मतलब ये भी एक तरह से आपका करंट इवेंट वाला था, जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इट इज सेइंग दैट most important characteristics of open test based information assessment system. Open test, yes, everyone is saying correct answer, yes, very good, yes, someone is saying 3 also. Okay, let's see what should the answer, देखते हैं आंसर क्या होना चाहिए। It is saying open text based means book will be open. Okay, when the book will be open, then you will definitely see the answer, you will definitely try to see the answer. Okay, I think the screen is clear, I think. Okay, तो students become serious, ऐसा नहीं कि students serious, देखो ये one of the option हो सकता है, but which is the most important? The question is saying which is the most important, तो सबसे ज़्यादा important क्या है? सिर्फ serious बनना नहीं है,
ओपन टेस्ट जब जब होता है बच्चों को क्या करता है, इम्प्रूव स्टूडेंट अटेंडेंस। ऐसा नहीं कि बच्चे ओपन टेस्ट में अटेंडेंस ज़्यादा होगा वो फायदा है, या एग्जामिनेशन का एंग्जाइटी कम होगा वो फायदा है। फायदा ये है कि बच्चे सोचेंगे, इट कॉम्पेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक एंड दिस कैन इंक्रीज और इम्प्रूव इन क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी। ठीक है, वो कीवर्ड इसके अंदर छुपा है, क्रिएटिविटी। जब बच्चे सोचेंगे, सोचने के लिए मजबूर करेगा। ये ओपन टेक्स्ट बुक है तो आपको देखने के लिए मिल रहा है सब कुछ, आराम से देख के अपना आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बच्चे डेफिनेटली ढूंढेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो कंपेल स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट द आंसर, इससे बच्चों का क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होता है। कंपेल मतलब है मजबूर करना। ठीक है, मजबूर करना। यू विल बी मींस इट कंपेल्स यू, मतलब आपको मजबूर करेगा कि देखो। बुक ओपन है तो आप डेफिनेटली देखोगे ना। आपको अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, कोई भी रिसोर्स नहीं है तो आप नहीं पढ़ोगे फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपके पास सिर्फ एक भी बुक है पढ़ने के लिए तो आप उस बुक को डेफिनेटली पढ़ोगे, और वो बुक आपके सामने है और आपको उसी में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आपके सामने जो बुक है, द बुक दैट यू हैव, द क्वेश्चन इज इनसाइड दैट बुक। सो आप डेफिनेटली सोचोगे, इट कंपेल्स यू टू थिंक that the answer is inside the book and I need to search and you will search for that answer। आप जो उस आंसर को ढूंढोगे उससे आपका क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी जो है डेवलप होता है। ठीक है, क्लियर, दैट्स इट। देखो, रिड्यूस एग्जाम एंजाइटी, ये तो होगा ऑब्वियसली, ये तीनों होगा। अटेंडेंस बढ़ेगा बच्चों का, ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सीरियस होंगे बच्चे, डेफिनेटली होगा। एंजाइटी कम होगा, डेफिनेटली होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे और सर्च फॉर द आंसर। सो दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज द क्रिएटिविटी एंड एज इट इज द कीवर्ड, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी दैट ऑप्शन डी। ओके, आंसर जो आपका डी होगा। आई थिंक यू अंडरस्टूड द थिंग। या ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास में बाकी 10 क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी 10 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। एंड आई वांट हाउ यू आर थिंकिंग, यू शुड एक्सप्लेन दैट। आप थोड़ा सा लिखोगे, एटलीस्ट 1 लाइन में लिखना है कि आप वो ऑप्शन को क्यों चूज करते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, स्कूल एजुकेशन एम्स एट, स्कूल एजुकेशन का इसका क्या आंसर होगा? हार्मोनाइजिंग द नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी, making child to get able to get job, preparing the school program according to the child and all of that. Yes, obviously harmonizing the need of child and the demand of society for the benefit of both. Why you are choosing this option? Because it is saying society centered education system, society centered education system, preparing the school program according to need of the child, child centered education system और student centered education system। तो ऑप्शन 1 and 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है। जब दो ऑप्शन करेक्ट है तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट वन एंड इट आल्सो मेक चाइल्ड टू गेट जॉब। ये ऑब्वियसली मतलब प्रायोरिटी वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बच्चों को जॉब दिलाने के लिए पढ़ाना ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होता स्कूल का, बट द थिंग इज दैट ये अगर ये दोनों सही है तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा, तभी ना ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन सही है तो यहाँ पे बोथ 1 and 3 तो नहीं दिया है, दैट्स व्हाई ऑटोमेटिकली आपका जो है ये आ जाएगा। ऑब्वियसली एक हमारा हिडन एम होता है, हिडन मकसद ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप सिर्फ आरआई क्रैक करोगे इसके लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इसलिए पढ़ा हूँ कि आप आरआई से निकलने के बाद आपको एक जॉब मिल जाए। आप जब केवीएस एनवीएस का एग्जाम दोगे या इंटर्नशिप में बैठोगे, इंटर्नशिप में जाओगे या फिर कैंपस प्लेसमेंट में इंटरव्यू में बैठोगे, तब भी मेरा ये जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको चीज़ वो आपके दिमाग में तब तक आए, ये मेरा थिंकिंग है। मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में हिडन रख के पढ़ा रहा हूँ कि मैं जो भी चीज़ वो बता रहा हूँ आपको लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में ये आपके काम में आएगा। सीटेट दे रहे हो, आरआई में कोई पेपर दे रहे हो, तब भी मेरा जो मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो चीज़ आपके काम में आएगा तो वो मेरा मतलब डेफिनेटली वो मेरा अचीवमेंट होगा। ठीक है, एंड वो हिडन एम है, मैं डायरेक्टली आपको नहीं बता रहा हूँ कि वो सब चीज़ आपके काम में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्कूल में नहीं बताते कि आपको जॉब मिल जाएगा, वो बोलता है कि हाँ क्लास 1 के बाद क्लास 2 में जाओ या क्लास 10 के बाद क्लास जो 11 12 में जाओ, साइंस पढ़ो या आर्ट्स पढ़ो। वो नहीं बताता आपको कि आप साइंस पढ़ने के बाद ये बन सकते हो, आर्ट्स पढ़ने के बाद ये बन सकते हो। स्कूल आपको डेफिनेटली बस हेल्प करता है, लेकिन हिडन मकसद ये भी होता है कि आप आगे जाके एक अच्छा जॉब करो। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आया था, दैट्स ऑल ऑफ द। तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे बोला जाता है कि आंसर विद एक्सप्लेनेशन बनाओ खुद से, तो आप कैसे बनाओगे? ये आपके लिए मतलब एक टीचर हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल के टीचर हो, ठीक है, वहाँ पे आप जो है बच्चों का आंसर सेट बना रहे हो फॉर इवैल्यूएशन पर्पस, यू आर मेकिंग द आंसर सेट। तो आपका असाइनमेंट क्या है आज के लिए? You are appointed as a teacher in a particular government school and you are instructed
to make the answer key with solution for the evaluation of particular exam। आप किसी एग्जाम का पेपर इवैल्यूएशन करने के लिए आपको ड्यूटी दिया जाता है उसका आंसर की एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाओगे? एंड होमवर्क इज कि आपको ये 10 क्वेश्चन दिया जाएगा 41 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बहुत अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, बहुत मतलब आपको अच्छा लगेगा उसको करने के लिए एंड थोड़ा आपको सोचने के लिए मजबूर भी करेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आपको थोड़ा क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी भी यहाँ पे आएगा। कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको बहुत अच्छे से जो है एनालिसिस करके करना है। बस 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको उन 10 क्वेश्चन को पेपर में लिखना है, ठीक है, कि आप कैसा सोचते हो, और उसको आप जो डिस्कशन वाला ग्रुप है ना, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, मैं जो न्यू एस्पिरेंट है उनको लिंक सेंड कर दूंगा। ग्रुप डिस्कशन वाला ग्रुप में आप सब वहाँ पे सेंड करोगे, ठीक है। आप एक दूसरे का आप देख सकते हो कि कैसे किसने कैसा लिखा है, और उसमें जो है आप कलेक्टिव आइडिया होगा, एक डिस्कशन भी हो जाता है ग्रुप का और कलेक्टिव आइडिया भी आपके अंदर आएगा, ठीक है। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेन ऑल दिस क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन। आपका क्या सोच है, हाउ यू आर थिंकिंग लाइक ए टीचर, आपको सोच के एक्सप्लेनेशन लिखना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। तो 10 क्वेश्चन मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप कितना टाइम लगेगा आपको इसका आंसर करने के लिए? अभी 9:42 हुआ है, 30 मिनट्स टाइम आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 10:30 अगर आप कोई डिनर वगैरह नहीं किए हो तो 11 या 12 आप जितना भी, या फिर इवन कल सुबह तक भी आप कर सकते हो, ठीक है। 10 AM तक हम टाइम देते हैं, कल सुबह 10 बजे तक आपका टाइम है कि सिर्फ 10 क्वेश्चन है, जितना जल्दी कर सकते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बनाना है। आपको ऐसा सोचना है कि यू आर अपॉइंटेड एज ए टीचर एंड आपको इसका आंसर की विद एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए दिया गया है, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। सब लोग पेपर में लिखोगे 10 क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन एंड ग्रुप डिस्कशन में शेयर करोगे। यस और नो? यस, ओके। सो आई विल जस्ट शेयर इट नाउ एंड आप जो है क्लास के बाद अभी सेंड कर दो। हाँ, अभी सेंड कर दूँगा तुरंत। ओके, सो यू कैन लीव नाउ एज आई टोल्ड कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क नाउ रिगार्डिंग दैट वेरिफिकेशन वगैरह, जो एड्रेस वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह मुझे करना है, और फिर सुबह मेरा ट्रेन भी है जहाँ पे सेंड किया जाएगा, वहाँ पे मुझे जाना है। ओके, एंड यस, आप लोगों को मैं अभी सेंड कर देता हूँ और आप लोग उसका आंसर करो। थिंक लाइक ए टीचर, यू विल डेफिनेटली बिकम ए टीचर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हमने देखा है जितना मेहनत किया इस साल, जितना रिजल्ट आया है हमारा, मतलब भगवान को मैं प्रे कर रहा था इस चीज़, और आगे अभी भी प्रे करूँगा कि डेफिनेटली जो है आप इसी थिंकिंग से टीचिंग लाइक थिंकिंग से आप टीचर बन जाओगे, मतलब RI आपको मिल जाएगा। yes, welcome and yes, good night everyone, thank you everyone and you can leave now। yes, you can leave now।